नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आपका दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता है जो लाइव जुड़े हुए हैं दोस्तों यूट्यूब पर, उन तमाम लोगों का, साथ ही जो वेबएक्स पर, सिस्को वेबएक्स पर हमारे प्यारे दर्शक हैं की तरफ से और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस की तरफ से दोस्तों स्वागत करता हूं इस खूबसूरत लाइन के साथ में कि ना कोई राह आसान चाहिए, ना कोई राह आसान चाहिए, ना ही हमें कोई पहचान चाहिए, ना कोई राह आसान चाहिए, ना ही हमें कोई पहचान चाहिए। एक ही चीज मांगते हैं रोज भगवान से, अपनों के चेहरे पर, आप सभी के चेहरे पर, आप सभी के चेहरे पर हर पल प्यारी सी मुस्कान चाहिए, प्यारी सी मुस्कान चाहिए। तो इस मुस्कान भरी शुरुआत और स्वागत के साथ में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हमारे आज के कीनोट स्पीकर का भी स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज के इस वेबिनार की शुरुआत करता हूं, आगाज करता हूं, जिसका विषय महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों कि रिकवरी ऑफ सोसाइटी चार्जेस। एंड दूसरा विषय हमारा रिकवरी ऑफ सोसाइटी चार्जेस और इट्स प्रोसीजर, इसका प्रोसीजर क्या है। और दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण विषय है अफोर्डेबल एंड बेस्ट क्लाउड सॉफ्टवेयर फॉर ऑटोमेटेड बिलिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नो बुकर हुड की तरफ से ये प्रेजेंटेशन। और आगे बढ़ने के साथ ही हम हमारे कीनोट स्पीकर उदय शंकर जी को बुलाएं। रिकवरी ऑफ सोसाइटी चार्जेड एंड इट्स प्रोसीजर, इस विषय को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर के उदय शंकर जी तमाम हाउसिंग सोसाइटी के जटिल और कठिन और सरल तमाम विषय के मामलों के जानकार हैं और बेबाक हैं, तो उनका मैं स्वागत करता हूं। और अफोर्डेबल एंड बेस्ट क्लाउड सॉफ्टवेयर और ऑटोमेटेड बिलिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये नो बुकर हुड जो क्लाउड सॉफ्टवेयर है किस तरह से अफोर्डेबल है, बेस्ट क्लाउड सॉफ्टवेयर है हाउसिंग सोसाइटी में, बताने के लिए शोभना अरोरा जी नो बुकर से जुड़ चुकी हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और नो बुकर की अमनदीप जी का भी मैं इस खूबसूरत लाइन के साथ स्वागत करता हूं कि एक महासेवा के परिवार में नो बुकर हुड भी अहम हिस्सा बनते जा रहा है और तमाम हाउसिंग सोसाइटी के जीवन में भी नो बुकर हुड अहम हिस्सा। तो आप किस तरह से होगा, लेकिन पहले हम महत्वपूर्ण विषय उदय शंकर जी को लेंगे। तो उदय शंकर जी, शोभना जी का और अमनदीप जी का मैं बड़ी खूबसूरत लाइन के साथ में स्वागत करता हूं। उदय शंकर जी, अर्ज किया है, यूं आए जिंदगी में खुशी मिल गई। आपकी लाइन, यूं आए जिंदगी में खुशी मिल गई, मुश्किल राहों में चलने की वजह मिल गई। यूं आए जिंदगी में खुशी मिल गई, मुश्किल राहों में चलने की वजह मिल गई, हर एक लम्हा खुशनुमा बना दिया। महासेवा के इस प्लेटफॉर्म में, इस अवेयरनेस के प्लेटफॉर्म में हर एक लम्हा खुशनुमा बना दिया। मेरी उम्मीद को नई मंजिल मिल गई, मेरी उम्मीद को नई मंजिल मिल गई। तो इस खूबसूरत लाइन के साथ में आपका मैं उदय शंकर जी स्वागत करता हूं। उदय शंकर जी उरण हाउसिंग फेडरेशन के कर्ता धर्ता हैं और नवी मुंबई और तमाम रायगढ़ हाउसिंग फेडरेशन हो या मुंबई में तमाम विषय के लेक्चर, सेमिनार्स वगैरह देते हैं। और एक विषय के बारे में बताएंगे भी सही, वो महासेवा के साथ मिलकर नवी मुंबई हाउसिंग फेडरेशन में एक पेड बड़ा ही सर्टिफिकेट के साथ में एक सैटरडे को कोर्स कर रहे हैं, तो वो खुद बताएंगे। और उसका इनविटेशन वगैरह भी आप तमाम सब लोगों को मिलेगा मेरे जरिए। तो वो एक पेड सर्टिफिकेशन के साथ में एक कोर्स है, उसमें लेक्चर दे रहे हैं एज ए स्पीकर। तो उदय शंकर जी का मैं स्वागत करता हूँ। उदय शंकर जी, प्लीज वेलकम। मेरे दिल में नहीं, मेरे दिल में नहीं तो आपके दिल में सही, मेरे दिल में नहीं तो आपके दिल में सही, लगने दो आग कहीं तो सही। ये आग जो है रमेश प्रभु जी के दिल में लगा हुआ है। पिछले 6-7 महीनों में हाउसिंग सोसाइटी का कारोबार किस तरह सुधारना है, किस तरह इनको कोऑपरेटिव ट्रेनिंग देना है, एजुकेशन देना है, इस वेबिनार के जरिए वो पूरा हो रहा है। तो थैंक यू रमेश प्रभु जी फॉर गिविंग ए वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी for being a lecturer on this platform as well as also being a student to hear the other keynote speakers on this platform. दोस्तों, महासेवा ने जो मुहिम चालू किया है, तो नवी मुंबई के जो हाउसिंग सोसाइटीज है, तो उनके लिए हर शनिवार को किसी ना किसी विषय पे तो कंटिन्यूसली लेक्चर चालू है। पिछले 24 तारीख को हो गया, अभी 31 तारीख को भी होने वाला है। तो कृपया आप मंगेश रनाडे या नहीं तो रमेश प्रभु जी से संपर्क कीजिए, तो चार्जेस वगैरह जो कुछ भी उसके बारे में डिसाइड कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हो, रजिस्ट्रेशन का जो है फिलअप कर सकते हो। थैंक यू रमेश प्रभु जी। आज का जो सब्जेक्ट है, ये बहुत सारे सोसाइटियों में
एक बड़ी समस्या हो गई है हाउसिंग सोसाइटी के मैनेजमेंट कमेटी को कि भाई डिफॉल्टर से पैसा वसूली कैसा करना है, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या करना है तो किस तरह से करना है, इसके बारे में आज एक विषय 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 है आज। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं भाई क्या करना है। हाउसिंग सोसाइटी का जो ड्यूज है, दे आर कंसिडर्ड टू बी एज एरियर्स अंडर लैंड रेवेन्यू। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का जो लैंड रेवेन्यू है, उसके अंतर्गत ये रिकवरी किया जा सकता है। इसके पहला 9 मार्च 2019 के पहला सेक्शन 101 के तहत एमसीएस एक्ट के सेक्शन 101 के तहत एक्चुअली रिकवरी प्रोसीजर किया जा सकता था, लेकिन एमसीएस एक्ट ऑल ओवर महाराष्ट्र कॉमन होने के वजह से और हाउसिंग सोसाइटी की समस्या थोड़ा एक अलग प्रकार के होने की वजह से उसमें एक नया चैप्टर इंक्लूड किया गया है via amendment, or 101 is no more applicable to housing societies. Now section 154b29 is applicable, and housing societies can effect recoveries from a member, from a non-member, from an occupant, whoever is staying in the flat, in the premises, उनसे भले वो मेंबर हो या ना हो, सोसाइटी रिकवर कर सकता है। और कैसा करना है वो उसके बारे में आज मैं जरा डिटेल में आप लोगों को समझाने वाला हूँ। दोस्तों, whenever a society is registered under the Okay, Maharashtra good. Cooperative Societies Act 1960, all the outgoings are to be decided and must be approved in the first general body meeting, in the special general body meeting, or the AGM of the society. फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग जो होता है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के बाद में 3 महीने के अंदर होना चाहिए। वहां पे न्यूली जो प्रोविजनल कमिटी का क्या बोलते हैं इलेक्शन होता है, और उस इलेक्शन के बाद में फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग में ये जो चार्जेस है Okay, sir. फर्स्ट जीबीएम में या स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में या एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में यहाँ पे डिसाइड करके रिजोल्व करना चाहिए। ये जो चार्जेस है हाउसिंग सोसाइटी का जो लेवी होना है वो बायला नंबर 65 से लेके 67 में दिया हुआ है। 67 में एकदम डिटेल्स में दिया हुआ है। Resolutions must be passed in the general body meeting by majority. Such meeting must be called as per bylaw by mentioning such society charges as subject matter in the agenda of the meeting. जो एजेंडा जो हम निकालते हैं, नोटिस ऑफ मीटिंग निकालते हैं, उसमें चार्जेस के बारे में डिटेल्स होना चाहिए, और बाद में वो नोटिस जो है हर एक मेंबर को सर्कुलेट होना चाहिए विद ड्यू एक्नॉलेजमेंट। भले मेंबर मीटिंग में आवे या ना आवे, वो एब्सेंट रहे, वो सोसाइटी की जिम्मेदारी नहीं है। एक बार एक्नॉलेजमेंट ले लिया और डिसीजन रेजोल्यूशन जो है जनरल बॉडी मीटिंग में कौन सा चार्जेस लेवी करना है, कितना लेवी करना है, उसके ऊपर डिपेंड होता है। द ड्यूज ऑफ द सोसाइटीज are treated at par with land revenue and are accorded the due priority thereunder for recovery as land revenue. ये जो चार्जेस है लैंड रेवेन्यू के तहत ये रिकवरी किया जाता है। Cooperative housing societies were brought under a separate chapter wide ordinance dated 9th March 2019 by incorporation of section 154A and B in the MCS Act 1960. 9th मार्च 2019 के पहला सेक्शन 101 हाउसिंग सोसाइटी को भी एप्लीकेबल था। इनफैक्ट वो सब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज को एप्लीकेबल था। अभी अदर देन हाउसिंग बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आज भी एप्लीकेबल है, लेकिन हाउसिंग सोसाइटी को 154 ए बी और सेक्शन 150 एप्लीकेबल है, क्योंकि 9 मार्च 2019 के बाद में एक सेपरेट चैप्टर हाउसिंग के ऊपर आया गया है और उसमें ये दिया हुआ है। As per the ordinance dated 9th March 2019, wide section 154B1, subsection 11, a defaulter is termed as a member or a flat owner or an occupant who fails to pay the dues of the society within 3 months from the date of service of bill or notice or from due date of payment, whichever is later. And as per section 154B1, subsection 12 means the amount payable by the member or flat owner to the society. यहाँ पे ड्यूज का जो व्याख्या है वो व्याख्या दिया गया है, और सेक्शन 154B1 सबसेक्शन 11 के अंतर्गत भले हो मेंबर ना हो या सिर्फ ऑक्यूपेंट हो, क्योंकि मेरा एक अनुभव है बहुत सारे सोसाइटियों में दुकानदार सोसाइटी के मेंबर बनते नहीं है, इनके पास प्रॉपर्टी राइट्स है। तो प्रॉपर्टी राइट्स और मेंबरशिप राइट्स दो अलग चीज है। सोसाइटी का मेंबर नहीं बनना चाहते हैं, कहते हैं कि भाई सोसाइटी हमारे को कुछ सुविधा देती नहीं है,
तो सभी जब सुविधा नहीं देती, सोसाइटी का मेंबर बनने का क्या फायदा? तो भले वो बंदा सोसाइटी का मेंबर हो या ना हो, सोसाइटी का ड्यूज है तो उसको भरना पड़ेगा, भले ही वो मेंबर ना होते हुए भी। और पैसा भरने के बावजूद भी मेंबर ना होने की वजह से उसको सोसाइटी की तरफ से ना मीटिंग में अटेंड कर सकता है, ना इलेक्शन में भाग लिया जा सकता है, ना उसे किसी प्रकार का एनओसी मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये एक समझना जरूरी है। जो ऑक्यूपेंट है, अगर वो कह दिया कि मैं सोसाइटी का मेंबर नहीं बनना चाहता हूँ, तो बहुत बड़ी गलतियां कर रहा है वो। तो ये इसीलिए मेंबर लोग को, आई मीन ऑक्यूपेंट को मेंबर होना बहुत ही जरूरी है। ऑल्टरनेटिवली व्हेन द क्लेम इज कॉम्प्लिकेटेड in nature, the society can claim the dues under section 91 of the MCS Act. कभी कभी क्या होता है, सिंपल क्लेम है तो सेक्शन 154B29 के तहत असिस्टेंट रजिस्ट्रार या डेप्यूटी रजिस्ट्रार या सिडको में अगर आपकी सोसाइटी है तो जॉइंट रजिस्ट्रार सिडको के पास आप एक क्लेम डाल सकते हो। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, एक कॉम्प्लिकेटेड केस है तो यहाँ पे इतना आसानी से निकलेगा नहीं, तो क्या आदेश देते हैं, बाबा प्लीज गो टू द कोऑपरेटिव कोर्ट। और कोऑपरेटिव कोर्ट में वहां पे अंडर सेक्शन 91 तो सोसाइटी को क्लेम पिटिशन कंप्लेंट तकरार वहां पे डालना पड़ेगा। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कैन फाइल रिकवरी केस अंडर सेक्शन 154B29 फॉर रिकवरी ऑफ ड्यूज if any charges are decided by the managing committee. There are participant kindly note this, if any charges are decided by the managing committee and not decided by the general body, such charges cannot be recovered. तो जो भी चार्जेस है जनरल बॉडी में ही वहां पे तय किया जाएगा, वहीं पे भी रेजोल्यूशन होना चाहिए। और ठहराव के बगैर कमिटी अगर करती है तो उस पर रिकवरी नहीं कर सकता है। तो इसीलिए ये बहुत ही जरूरी है कि भले वो मेंबर हो ना हो, भाई सर्कुलेशन कर दो नोटिस और स्पेसिफिक एजेंडा, चार्जेस भले पार्किंग चार्जेस हो, इंटरेस्ट हो, कन्वेंस का पैसा हो, कोर्ट मैटर का पैसा हो या सर्विस चार्जेस हो, जो भी हो मेंशन करके एजेंडा में वो मेंबर को देना जरूरी है। और वो भले मीटिंग में आवे ना आवे, उसकी गलती हो जाएगा। वो रिकवरी केस अंडर सेक्शन 154B29 can be filed against member, non-member who is occupant of flat in the registered cooperative housing society and whose dues are pending in the records of the society. जिस किसी का जो कोई भी मेंबर हो या नॉन मेंबर हो, वो ऑक्यूपेंट हो और सोसाइटी का रजिस्टर्ड सोसाइटी का अगर मेंबर हो, तो अगर उनका ड्यूज पेंडिंग है तो रिकवरी होगा। रिकवरी केस इज टू बी फाइल्ड बिफोर जॉइंट रजिस्ट्रार सिडको। अगर सिडको में आपकी सोसाइटी है तो जॉइंट रजिस्ट्रार सिडको, क्योंकि सिडको का जो रजिस्ट्रार है वो ही इज असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ही इज द डेप्यूटी रजिस्ट्रार, ही इज द डीडीआर एज वेल एज द जॉइंट रजिस्ट्रार। वो चारों का जो पद एक ही बंदे के पास है, एक ही ऑफिसर के पास है। तो सिडको का एक स्पेशल एंटिटी है, स्पेशल बॉडी है, तो वहां पे जॉइंट रजिस्ट्रार सिडको है। सिडको के अलावा बाकी जो क्षेत्र है मुंबई में या उरण में जो नॉन सिडको एरिया में आता है, वहां पे डेप्यूटी रजिस्ट्रार या असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज होता है, बेस्ड ऑन द वार्ड और तालुका वेयर द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इज लोकेटेड। चार्जेस डिसाइडेड बाय द मैनेजिंग कमिटी, मैं वंस अगेन मैं दोहरा रहा हूं ये शब्द, चार्जेस डिसाइडेड बाय द मैनेजिंग कमिटी, चार्जेस डिस्कस्ड इन द जीबीएम बट रेजोल्यूशंस नॉट पास्ड फॉर द सेम कैनॉट बी रिकवर्ड अंडर सेक्शन 154B29। अगर मैनेजिंग कमिटी ने चार्जेस डिसाइड किया है, जनरल बॉडी ने भी डिसाइड किया है, लेकिन उसके ऊपर रेजोल्यूशन नहीं है, रेजोल्यूशन नहीं है तो रिकवरी नहीं। क्या होता है, कभी कभी चर्चा होता है सिर्फ नाम के वास्ते, भाई कितना लेना है क्या लेना है, बट वास्तविक में उसके ऊपर किसी प्रकार का रेजोल्यूशन नहीं होता है, प्रपोजल नहीं होता है, सेकेंडेड नहीं होता है, वेदर इट इज यूनानिमसली पास हुआ या बाय मेजोरिटी पास हुआ या किसी का ऑब्जेक्शन उसके ऊपर, वो कुछ होता नहीं है। और अगर नहीं होगा तो ऐसे 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 टाइम पे ये तुम्हारे को रिकवरी कर नहीं सकता। सोसाइटी चार्जेस imposed must be as per bylaws adopted and must be approved in the general body meeting. बाईलॉज के तहत चार्जेस लेना चाहिए और जनरल बॉडी मीटिंग में ही उसका अप्रूवल होना चाहिए। सोसाइटी मस्ट रेज मंथली डिमांड नोट और बिल्स टू द मेंबर बाय मेंशनिंग टोटल ड्यू एंड इट्स डिटेल्स। वहां पे जो डिटेल्स है, डिटेल में देना चाहिए सर्विस चार्जेस कितना है, सिंकिंग फंड कितना है, मेंटेनेंस फंड कितना है और पार्किंग चार्जेस कितना है, इंटरेस्ट कितना है, आउटस्टैंडिंग ड्यूज कितना है, ये सब वहां पे इन डिटेल में देना चाहिए, कंसोलिडेटेड ना देते हुए। When dues are outstanding for more than 6 months, then the secretary must raise serve notice to the member
इन 3 रिमाइंडर्स। नॉर्मली क्या होता है कि अगर मान लो मेरा सोसाइटी को 1 लाख रुपया ड्यू है, तो टेक्निकली भले 1 लाख रुपया ड्यू है, इन टेक्निकल टर्म आई एम नॉट ए डिफॉल्टर। जब तक मुझे नोटिस सोसाइटी से मिलता नहीं है कि भाई मेरा इतने इतने आउटस्टैंडिंग ड्यूज है, एंड इफ आई डोंट पे विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम एज मेंशन्ड इन द नोटिस, देन आई शैल बी कंसिडर्ड एज ए डिफॉल्टर। ये शब्द होना जरूरी है। काइंडली पे द ड्यूज बाय सो एंड सो डेट, अदरवाइज यू विल बी टर्म्ड एज ए डिफॉल्टर। ये वर्ड्स होना बहुत ही जरूरी है। Committee meeting should be held for taking recovery action under section 154B29. If possible, issue legal notice for recovery. Now dues will comprise of the society charges. सोसाइटी का चार्जेस जो जनरल बॉडी मीटिंग में जो तय किया गया है, रिजॉल्व किया गया है, वो होगा। उसके बाद में इंटरेस्ट देयर ऑन एज पर रेजोल्यूशन ऑफ द जनरल बॉडी एज पर बायलॉ नंबर 71। बायलॉ नंबर 71 में इंटरेस्ट 21% 21% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट मैक्सिमम दिया गया है, या उससे कम भी ले सकते हैं एज पर जनरल बॉडी रेजोल्यूशन। उसके बाद में पेनाल्टीज फॉर डिफरेंट ब्रीचेस ऑफ बायलॉज ऑफ द सोसाइटी, जैसे कि बायलॉ नंबर 165, 169 एंड 169A। दोस्तों, आप लोग को जरा पता नहीं होगा, बायलॉ नंबर 165 में मेंशन किया हुआ है कि अगर किसी मेंबर ने कुछ वायलेशन करता है तो सालाना उसको 5,000 रुपया तक पेनल्टी लगाया जा सकता है। अगर कुछ वायलेशन कर रहा है, सोसाइटी का लॉज क्या बोलते हैं एडियर नहीं कर रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, तो मेंबर के ऊपर मैक्सिमम पेनल्टी इन ए ईयर 5,000 रुपीज सोसाइटी लेवी कर सकती है। उसके साथ में बायलॉ नंबर 169 और 169 में दिया गया है कि कॉमन स्पेस ऑफ द सोसाइटी अगर कोई एंक्रोच करता होगा तो उसके ऊपर भी सोसाइटी 5 टाइम्स दी मंथली चार्जेस लेवी कर सकती है। मान लो कि अगर आपका सोसाइटी का चार्जेस कंसोलिडेट 1,000 रुपया है और किसी ने क्या भाई गलती से नो पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्किंग कर दिया, या पर्सनली बहुत सारे लोगों क्या होता है कि स्टेयरकेस एरिया में चप्पल स्टैंड, या नहीं तो किसी का पर्सनल कबर्ड वर्ड स्टेयरकेस एरिया में होता है, तो सोसाइटी कॉमन एरिया होने की वजह से सोसाइटी उनको प्यार से पहले बता सकती है, बाबा ये तुम्हारे चप्पल स्टैंड है, निकालो। तो अगर नहीं मानता है तो सोसाइटी रेजोल्यूशन पास करके 5 टाइम्स दी मंथली चार्जेस 1,000 रुपया है तो 1,000 रुपए का 5 टाइम्स यानी 5,000 रुपया प्लस नॉर्मल जो 1,000 रुपया लेना है तो 6,000 रुपया उसे वसूली कर सकता है टिल सच टाइम, वो जब तक वो वायलेशन नहीं निकाल रहा है, एंक्रोचमेंट नहीं निकालता, जब तक चप्पल स्टैंड नहीं निकाल रहा है। ये मेरा अनुभव है बहुत सारे हिंदू सोसाइटीज में, जहाँ पे खास करके उरण में मैं देखा गया, बॉम्बे में तो उतना नहीं है, लेकिन उरण में देखा गया लोगों को चप्पल स्टैंड स्टेयरकेस एरिया में रखने की बहुत ही आदत है। चप्पल स्टैंड घर पे नहीं रखते, बाहरी चप्पल जो है घर के बाहर उतार के घर के अंदर चले जाते हैं, नंगा पैर चले जाते हैं। तो चप्पल स्टैंड सोसाइटी का अगर एरिया में है और या किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी है और कुछ है, एक टाइम पे क्या हो गया, उरण में एक जगह पे स्टेयरकेस के नीचे एक बंदे ने मोटरसाइकिल लगा दी है, और मोटरसाइकिल ऐसे ड्यूटी से आने के बाद में, और बच्चे खेलते थे और खेलते खेलते क्या हो गया, वो वहां पे मोटरसाइकिल के पास चले गया और वो क्या बोलते हैं साइलेंसर से उसका पैर जल गया, साइलेंसर गर्म था। तो इसीलिए 2001 में मैंने एक्चुअली रेजोल्यूशन पास किया था, भाई जब मैं सेक्रेटरी था, कि 150 रुपया पेनल्टी लगाया जाएगा हाउसिंग, ये मेरी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ मैं। और वही उस टाइम पे बड़ा ऑब्जेक्शन हुआ, जनरल बॉडी मीटिंग में पास हो गया, और वहां पे रिकवरी प्रोसीजर एक मेंबर नहीं भर रहा था, रिकवरी प्रोसीजर हो गया। उसके बाद में आज 15-20 सालों के बाद में आज कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने ये बायलॉ में इनकॉर्पोरेट किया है। ये जो मैंने तकरीबन 2001 साल में जो मैंने अमल बजावनी किया था, इम्प्लीमेंट किया था, आज कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट बायलॉ में इम्प्लीमेंट किया है कि एंक्रोचमेंट ऑफ कॉमन एरिया कोई मेंबर करता होगा तो पेनाल्टी कैन बी इम्पोज्ड ऑन द मेंबर, लेकिन उसके लिए जनरल बॉडी मीटिंग होना जरूरी है। अभी इनिशिएशन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 86A टू इन रूल नंबर 86A इन्फॉर्म यू। हाउसिंग सोसाइटी का जो क्लेम्स होता है उसे फॉर्म यू कहते हैं। हाउसिंग सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करते समय तो फॉर्म ABC लगता है, ऑडिट रेक्टिफिकेशन के लिए O फॉर्म लगता है, बैलेंस शीट आपका N फॉर्म में रहता है। ऐसा ही रिकवरी प्रोसीडिंग जो है वो यू फॉर्म में रहता है। तो यू फॉर्म में क्या करना है, जनरल बॉडी या मैनेजिंग कमेटी थ्रू द सेक्रेटरी अपॉन परसिस्टेंट डिफॉल्ट फ्रॉम ए मेंबर shall issue notice to the defaulting member occupant giving details of dues with interest accrued till date। ब्याज के साथ भाई कितना ड्यूज हो गया
वो डिटेल्स देना चाहिए। इश्यू डिमांड नोटिस गिविंग 21 days टू क्लियर ऑल ड्यूज, ब्रेकअप ऑफ डिटेल्स ऑफ ऑल एसेंशियल। यहाँ पे जो विवरण है सर्विस चार्ज का कितना है, कितने महीने के लिए ड्यूज है। मान लो 100 रुपया सर्विस चार्ज है, 100 रुपया सर्विस चार्ज कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए बाकी है, मल्टीप्लाई बाय 6 months इज इक्वल टू 600 रुपीज। पर सिंकिंग फंड मान लो वो भी 100 रुपया है, 100 रुपया इंटू 6 months वो भी 600 रुपया। वो ऐसा विवरण देके टोटल, उसके बाद में जो भी इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट लगाना चाहिए। और डिमांड नोटिस में 21 डेज उसको समय दिया जाना चाहिए कि भाई विद इन 21 डेज क्लियर करना चाहिए। इसका वजह यह है कि दो नोटिस के बीच में कम से कम 15 दिनों का गैप होना चाहिए। मान लो आज किसी मेंबर को हमने नोटिस भेज दिया, डिफॉल्टर मेंबर को नोटिस भेज दिया, 15 दिनों के बाद में सेकंड नोटिस भेज सकते हैं, उसके बाद में महीना आखिर में और एक दूसरा नोटिस भेज सकते हैं। यानी कि दो नोटिस के बीच में कम से कम 15 दिनों का गैप होना बहुत ही अनिवार्य है। आप आज एक नोटिस भेजोगे, कल दूसरा नोटिस भेजोगे तो कायदा में नहीं बैठता है। और it is more possible, there is more possibility that the case may boomerang on the society rather than the recovery is being recovered, वो सोसाइटी के खिलाफ जाएगा वो। On expiry of the said notice period, pass a resolution in the managing committee for second reminder. In case अगर मेंबर पैसा नहीं भर रहा है, उसको लेटर मिलने के बावजूद, नोटिस मिलने के बावजूद भी, 21 दिनों का समय देने के बावजूद भी अगर वो पैसा नहीं भर रहा है तो दोबारा उसको और एक नोटिस भेजना चाहिए। उस नोटिस में तो पहला नोटिस का वो पूरा जो वर्णन है वो मेंशन करना पड़ेगा। जो अगर और समझो इस दरमियान अगर महीना चेंज हो गया तो नया महीना का भी जो एडिशनल चार्जेस आएगा, एडेड टू इट इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, तो ड्यूज जो है वो भी डिफरेंट हो जाएगा। ऑन दी एक्सपायरी ऑफ सेकंड नोटिस, वापस अगर सेकंड नोटिस के बावजूद भी अगर वो पैसा नहीं भर रहा है तो पास ए रेजोल्यूशन इन दी मैनेजिंग कमेटी मीटिंग फॉर रिकवरी ऑफ ड्यूज एंड सेंड नोटिस फॉर रिकवरी। नाउ रिकवरी कैसा करना है? कन्वे स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग या तो मैनेजिंग कमेटी मीटिंग फॉर इनिशिएशन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग्स। Get resolution passed in the special general body meeting or the managing committee meeting. These resolutions should be as per the wording given in the forms available with the federation. ये फॉर्म यू जो है फेडरेशन के पास आपको मिलेगा, उसमें जो शब्द रचना है सेम टू सेम होना चाहिए। हाउसिंग सोसाइटीज के मैनेजिंग कमेटी ये लॉयर्स नहीं होते हैं या इनको कायदे के बारे में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए फेडरेशन में जो फॉर्म्स अवेलेबल है, शायद मेरा एक अनुमान है कि किसी लॉयर ने तैयार किया है, तो उसका जो वर्डिंग्स है सेम टू सेम होना चाहिए विदाउट एनी चेंजेस। और उसके साथ साथ में उसमें रेजुलेशन में या तो किसी वकील को या किसी कंसल्टेंट को या नहीं तो किसी क्या बोलते हैं प्राधिकृत व्यक्ति को या आपके चेयरमैन सेक्रेटरी को किसी को अधिकार देना चाहिए टू रिप्रेजेंट द केस ऑन बिहाफ ऑफ द सोसाइटी, टू आर्ग्यू, टू डिफेंड एंड टू डू ऑल दोस थिंग्स that deem fit for recovery of the dues. तो अधिकार देना चाहिए। Get resolution passed in special general body meeting, managing committee meeting. These resolutions should be as per the wording given in the forms on and keep copies of all the above items. Above all the जितना भी आपके पास बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, प्रूफ बोल के रखना है। मान लो कभी किसी मेंबर ने चिट्ठी लिया नहीं है, लेटर लिया नहीं और रिटर्न आ गया अनक्लेम्ड या अनडिलीवर्ड आ गया है, तो उस चिट्ठी को फाड़ना नहीं, वो बंद लिफाफा में जैसा है वैसे ही वैसे ही रखिए, क्योंकि दैट इज एन एविडेंस। नहीं तो कल को बोलेगा भाई मुझे मिला नहीं है, तो इसीलिए क्या वो बंद लिफाफे में जैसा है वैसा रखिए। दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड एज एन एविडेंस when the recovery proceeding is being initiated. Final notice shall be issued to the defaulting member asking him to pay the dues by a specified date. Final notice उनको देना चाहिए। On non-receipt of dues, submit the recovery proposal in duplicate out of 3. आप लोगों को 3 हाउसिंग सोसाइटी के कमेटी को 3 ट्रिप्लिकेट में बनाना पड़ेगा। और किसी मेंबर का ड्यूज बाकी है तो रिकवरी प्रोसीजर के लिए ट्रिप्लिकेट में बनाना पड़ेगा। ट्रिप्लिकेट में से एक कॉपी सोसाइटी का पास रहेगा, 2 कॉपी रजिस्ट्रार को दिया जाएगा। 2 कॉपी रजिस्ट्रार को देने के बावजूद बाद में रजिस्ट्रार क्या करेगा, एक कॉपी अपने पास रख लेंगे, दूसरा कॉपी वो उस मेंबर डिफॉल्टिंग मेंबर को वो भेजेंगे, बाबा सोसाइटी का एक क्लेम्स है, भाई तुम्हारा इस पे क्या कहना है और तुम भाई प्रेजेंट रहो हियरिंग के लिए और सो एंड सो डेट बोल के लेटर भेजेगा। फॉर डिफॉल्टर हैविंग मल्टीपल यूनिट्स, ईच प्रपोजल शैल बी फॉर 1 यूनिट ओनली। कभी कभी क्या होता है कि एक मेंबर के पास एक से ज्यादा यूनिट होते हैं। मान लो किसी के पास 2 दुकानें हैं या 2 फ्लैट है, तो रिकवरी किसके लिए हो रहा है?
उसका ड्यूज अगर दोनों दोनों पे बाकी है और उसने अगर समझो 1 यूनिट के लिए पैसा भर दिया और सोसाइटी के रिकॉर्ड से पता नहीं, और जिस यूनिट का उसने पैसा भर दिया उसके ऊपर तो हम रिकवरी कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए इसीलिए क्या करना है, वी हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि ये लीगल है, लीगल भाषा होने की वजह से लीगल के माध्यम से ही अपने को सब करना पड़ेगा। हर एक यूनिट के लिए अलग अलग अपने को प्रपोजल बनाना पड़ेगा। सोसाइटी को जरा उसका चार्जेस तो होता है, मेहनत तो करना पड़ता है, लेकिन वो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपको दूसरा कोई विकल्प नहीं है। पेमेंट ऑफ चालान इन गवर्नमेंट ट्रेजरी फॉर इनिशिएशन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग्स, उसके बाद में चालान भरना पड़ेगा। और चालान के पहला जब डुप्लीकेट देंगे तो उसके ऊपर कोर्ट फी स्टैम्प भी भरना पड़ेगा। रिकवरी प्रोसीजर है, रिकवरी जैसे हम आरटीए के तहत हम कुछ मांग रहे हो, तो किसी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो तो हम लोग कोर्ट फी स्टैम्प लगा रहे हैं 10 रुपए का। उसी तरह यहाँ पे बेस्ड ऑन दी अमाउंट विच इज लाइकली टू बी रिकवर्ड, तो उसके हिसाब से कोर्ट फी स्टैम्प अपने को भरना पड़ेगा। और उसके बाद में गवर्नमेंट की ट्रेजरी में चालान भी 500 रुपए का भरना पड़ेगा। ईच यूनिट, एवरी यूनिट के लिए 500 रुपया भरना पड़ेगा। 10 यूनिट होगा तो 5,000 रुपया भरना पड़ेगा। Registrar then starts the procedure under rule number 86 B to F in that order and issue notices to all the concerned parties asking them to show cause why suitable action should not be taken against them. He keeps one copy of the notice with his office and sends one copy to the society for information and record. ये information and record क्योंकि भाई सो एंड सो तारीख को हियरिंग है तो प्लीज बी प्रेजेंट फॉर द हियरिंग, क्योंकि दैट इज अ क्वासी जुडिशियल कोर्ट और वहां पे हियरिंग होता है। आफ्टर हियरिंग द कंसर्न पार्टीज एंड द सोसाइटी इफ वारंटेड issues recovery certificate and sends a copy to the collector. Subsequently, recovery is effected as land revenue. Society to approach any one of the empaneled recovery officer. एक बार अगर सर्टिफिकेट मिल गया तो इसका ये मतलब नहीं कि भाई पैसा मिल गया। दैट इज द फर्स्ट स्टेप, वेदर देर इज एलिजिबिलिटी और नो, वो सर्टिफिकेट से तो सिद्ध होता है। रिकवरी प्रोसीडिंग का जो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार जो देता है अंडर सेक्शन 154 B29, दैट ओनली इंडिकेट्स की एलिजिबिलिटी, पैसा रिकवरी हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। एक बार हो गया तो सोसाइटी क्या करना है कि फेडरेशन को अप्रोच करना है, हाउसिंग फेडरेशन को, जहाँ पे आपकी सोसाइटी है। तो बेस्ड ऑन विच बॉम्बे में है तो बॉम्बे का फेडरेशन, थाना में है तो थाना का फेडरेशन, या और कहीं पे होगा तो वहां का पूना में होगा तो पूना का फेडरेशन, वहां पे एस्टेब्लिश करके सिडको में होगा तो वहां पे नवी मुंबई फेडरेशन। तो वहां पे करके उन लोग क्या करेंगे, फेडरेशन अंडर सेक्शन 156 ऑफ द एमसीएस एक्ट 1960 एंड रूल 107 एक रिकवरी ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे जो उनके पैनल पे लिस्टेड है। रिकवरी ऑफिसर का क्या भूमिका है, क्या रोल है? He will issue demand notice within 7 days of receiving recovery certificates to the defaulting member. रिकवरी सर्टिफिकेट मिलने के बाद में वो रिकवरी ऑफिसर क्या करता है, 7 दिनों के अंदर डिफॉल्टिंग मेंबर को एक वापस नोटिस भेजते हैं, बाबा तुम्हारा इतना इतना पैसा ड्यूज है और ये तुम 30 दिनों के अंदर ये पैसा भर दो। नोटिस मिलने के बाद में 30 दिनों के अंदर, नोटिस जाएगा 7 दिनों के अंदर, लेकिन रिकवरी के लिए टाइम देता है वो 30 डेज देता है अंडर सिस्टम ऑफ नेचुरल जस्टिस। विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी, अगर 30 दिन अगर होने के बावजूद भी पैसा अगर नहीं मिल रहा है तो दोबारा वापस वो क्या करता है, वो और एक नोटिस देता है, इशू फर्दर नोटिस बिफोर अटैचमेंट नोटिस इज इशूड। उसके बाद में रिकवरी ऑफिसर क्या करता है, वो सोसाइटी को विजिट करता है, सोसाइटी में आता है, सोसाइटी में आके वो क्या करता है, रिव्यू करता है वो बंदे का भाई फ्लैट नंबर क्या है, उसके पास क्या मटेरियल क्या प्रॉपर्टी है। समझो अगर 25-30 हजार रुपए का अगर उसका रिकवरी है तो उसका फ्लैट सील करने का कोई मतलब नहीं। तो 25-30 हजार होगा, उसका नाम से मोटरसाइकिल है या फ्रिज है या टीवी है तो वो देखता है, क्योंकि क्या है, लाखों रुपए करोड़ों रुपए का प्रॉपर्टी बेचना 25,000 रुपए के लिए तो मतलब नहीं बनता है और अंडर सिस्टम नेचुरल जस्टिस नहीं बढ़ता है। तो अमाउंट के हिसाब से वो उसका प्रॉपर्टी क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो उसका एक असेसमेंट करता है और अकॉर्डिंगली वो एक इन्वेंट्री बनाता है। इन्वेंट्री बने, अटैचमेंट इज इफेक्टेड विद इन 7 days of the issue of notice. Recovery officer shall prepare a demand notice for outward transmission to the sales officer. अभी रिकवरी ऑफिसर पहला सोसाइटी का कमिटी, सोसाइटी की तरफ से सर्टिफिकेट मिला, उसके बाद में फेडरेशन की तरफ से रिकवरी ऑफिसर आता है, रिकवरी ऑफिसर के बाद में अभी सेल्स ऑफिसर आता है। सेल्स ऑफिसर क्या करता है, वो मूवेबल एसेट्स ऑफ द डिफॉल्टर उसका पूरा लिस्ट बनाता है। लिस्ट बनाने के बाद में
वो क्या करता है, इन्वेंट्री भी बनाता है। इन्वेंट्री बना के फिर बाद में वो क्या करता है, he will serve demand notice along with the inventory to the defaulter member and also provide a copy of the list to the chairman secretary of the seized inventory। जो इन्वेंट्री उसने बनाया वो तो डिफॉल्टर मेंबर को तो देगा ही देगा, बट सोसाइटी को भी देगा मालूमात के लिए। और उसके बाद में वो एक तारीख, एक समय और एक ठिकान वो तय करता है ऑक्शन के लिए। सेल ऑफ अटैच प्रॉपर्टी शैल बी कैरिड आउट एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एमसीएस एक्ट 1960 एंड एमसीएस रूल्स 1961। After recovery of society dues and expenses incidental to the process of recovery, the balance amount, if any, will be handed over to the concerned member। मान लो 25,000 रुपया उसका ड्यूज है फॉर एग्जाम्पल, और उसका मोटरसाइकिल भाई सेल्स ऑफिसर ने बेच दिया ऑक्शन में, और मोटरसाइकिल की कीमत है भाई ऑक्शन में 50,000 मिल गया, तो सोसाइटी का 25,000 प्लस तुम्हारा इंसिडेंटल चार्जेस, कोर्ट फी, स्टैम्प और बाकी लोगों का जो चार्जेस है वो वसूली करेगा, और वसूली करने के बाद में बाकी जो बचा हुआ पैसा 50,000 में से वो मेंबर को रिटर्न दे देंगे, क्योंकि वॉट एवर इज ड्यू उसे एक्सेस तो रिकवर कर नहीं सकता है। अभी कोर्ट फी चार्जेस क्या है? कोर्ट फी चार्जेस जहां पे क्लेम 1,00,000 रुपया तक है वहां पे 100 रुपया या 2% विच एवर इज हाई। मान लो मेरा 1,00,000 रुपया सोसाइटी को ड्यूज बाकी है, तो कोर्ट फी स्टैम्प सोसाइटी कितना लगाना है? 100 रुपया या 2%। 2% यानी 1,00,000 का 2%, 2,000 होता है, विच एवर इज हायर। तो सोसाइटी इस परिस्थिति में 100 रुपया न लगाते हुए तो 2,000 रुपया मिनिमम मेरे को कोर्ट फी स्टैम्प लगाएगा, प्लस चालान का फीस वो अलग है। अगर क्लेम्स है अगर आपका 1,00,000 के ऊपर लेकिन 5,00,000 रुपया तक, तो वहां पे मिनिमम 2,000 रुपया प्लस 1%, मैक्सिमम 6,000। मान लो किसी बंदे का 5,00,000 रुपया ड्यू है जो कि 1,00,000 रुपए के ऊपर है, तो मिनिमम बेसिस है तो 2,000 रुपया प्लस 1% ऑफ 5,00,000 यानी 5,000, तो 5,000 अधिक 2,000 यानी 7,000 होता है। हाई कोर्ट भी जा सकते हो, डिफॉल्टर मेंबर जा सकता है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द सेक्रेटरी, हाई कोर्ट में जा सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस है, बहुत कम केसेस है जो लॉ पॉइंट के आधार पर हाई कोर्ट में जाते नहीं है, वो सेक्रेटरी लेवल पे ही एक्चुअली सॉल्व हो जाता है। थैंक यू वेरी मच, दिस इज व्हाट आई हैड टू टेल।